डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हम किसान भाइयों की खेती किसानी को करते हैं आसान, उनकी समस्याओं का करते हैं समाधान, और हर बार अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान विषय से जुड़ी जो हुई हैं उनका बेहतर तरीके से किया जा सके। आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आप लाइव जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ। आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। तो आज का विषय रहेगा धान की कटाई व मंडाई, भंडारण एवं सावधानियां किस प्रकार से होनी चाहिए, साथ ही प्याज एवं लहसुन उत्पादन की तकनीक और भंडारण क्या है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं उनका समाधान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से करने की कोशिश हम करेंगे। अब इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इन विषय से जुड़े हुए जो आपके सवाल हैं उसको पूछने के लिए आपको पता आपको किन माध्यमों का इस्तेमाल करना है। आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है टोल फ्री नंबर का, तो आप टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए विकल्प आपके लिए हाजिर है 1800113060 1800113060। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह किसान भाइयों से निवेदन रहता है कि अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें और आप ऐसे एरिया से फ़ोन करें जहां पर आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता है वो व्हाट्सअप का इस्तेमाल करके अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट आप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8800। व्हाट्सअप नंबर के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा किसान भाई व्हाट्सअप नंबर 8800520717 इस नंबर का इस्तेमाल करके अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं और सवाल के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं उनको पूछिए और आपकी समस्या का समाधान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हमारे कार्यक्रम में विशेष मेहमान हैं उनका आपसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी हैं। आपका स्वागत करते हैं। आप प्रोफेसर एवं अध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास परिचित इंसान है जिसको आप हमेशा देखते हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, प्रधान वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आपका भी स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी से करते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, अभी जो रबी का मौसम आ चुका है और ऐसे समय में लहसुन और प्याज की जो किसान भाई बुआई करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, कौन से ऐसे नए तौर तरीके हैं, कौन सी ऐसी नई तकनीक है जिससे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, भारत सब्जी का बहुत बड़ा उत्पादक है जो कि 210 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन करता है। लेकिन 23-24 में हम देखें तो 2019 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। और जहां तक प्याज और लहसुन के बारे में हम बात करें तो एनुअल प्रोडक्शन इसका 26 से 32 मिलियन मीट्रिक टन होता है। और वो जो है 1.6 टू 1.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी सब्जी प्याज और लहसुन का उत्पादन हो रहा है। और प्याज और लहसुन बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। और जितनी भी सब्जियां निर्यात होती हैं उसमें 70% जो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है वो जो है प्याज से प्राप्त होती है। तो इस तरह से किसान 3 मौसम में लगा सकते हैं। तो खरीफ में, एक पछेती खरीफ में और एक रबी में, जिसमें कि 20% उत्पादन जो है खरीफ से लेते हैं, 20% जो है अगेती खरीफ से, और 60% जो मेजर उत्पादन होता है जिसकी आपने बात की रबी में, जो कि 60% उत्पादन प्याज का होता है। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो रबी के मौसम में जो प्याज लगाई जाती है वो अक्टूबर में हम नर्सरी डालते हैं। 15 अक्टूबर के बाद नर्सरी उठी हुई बेड में डालते हैं जी। और उसके बाद जो है इसकी दिसंबर मतलब कि 45 दिनों में इसकी नर्सरी बन करके तैयार हो जाती है। और इस तरह से किसान अच्छे वेराइटी का सिलेक्शन करते हैं, जैसे एग्रीफाउंड लाइट रेड है, NHRDF रेड है, NHRDF रेड 2 है, भीमा किरण है, भीमा शक्ति है, भीमा श्वेता है। तो इस तरह की प्रजाति का अगर चुनाव कर लेते हैं और दिसंबर में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं अच्छे तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उत्पादन मिलने की संभावना होती है और इसकी हार्वेस्टिंग
हार्वेस्टिंग जो है अप्रैल मई में होती है, जिसको कि भंडारण करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोड्यूस को अच्छे दामों में बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं किसान भाई। जी, तो इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। और आगे क्या कुछ इसमें खास होगा, कैसे ज़मीनी स्तर पर किसान भाइयों को काम करना है, कहाँ से बीज ले सकते हैं, कैसे देखभाल करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, इसको भी समझेंगे। फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। प्याज को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। अच्छी उपज पाने के लिए दोमट या बलुई दोमट मृदा, जिसमें जीवाश्म पदार्थ की प्रचुर मात्रा व जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, इसका उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही मृदा का पीएच मान सामान्य 6.5 से 7.5 सबसे अच्छा माना जाता है। प्याज की किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करें। रबी प्याज में बीज दर उन्नत किस्मों के लिए 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। रबी प्याज में खाद और उर्वरक की मात्रा जलवायु व मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छी फसल लेने के लिए 20 से 25 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की अंतिम तैयारी के समय मिला दें। वहीं लहसुन की बात करें तो लहसुन की एग्रीफाउंड व्हाइट, G1, एग्रीफाउंड पार्वती, नासिक लहसुन, HG1 और HG6 किस्मों को लगा सकते हैं। किस्मों का चयन अपने इलाकों के हिसाब से करें। लहसुन की अच्छी पैदावार लेने के लिए 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद रोपाई से 1 सप्ताह पहले मृदा में मिला दें। बुआई के समय अंतिम जुताई पर 100 किलो यूरिया, 300 किलो सुपर फॉस्फेट और 100 किलो पोटाश अच्छी तरह से खेत में मिला दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लहसुन का 5 से 6 क्विंटल बीज यानी कलियां पर्याप्त होती हैं। प्याज और लहसुन के भंडारण की बात करें तो बेहतर भंडारण के लिए प्याज को 40 से 50 किलोग्राम की जूट की बोरियों, प्लास्टिक की जालीदार थैलियों या प्लास्टिक और लकड़ी की टोकरियों में रखें। प्याज को पैकिंग के बाद 5 फीट ऊंचाई तक भंडार गृह में रखना चाहिए, जिससे उन्हें निकालने में आसानी हो। वहीं लहसुन को जाली बैग या ट्रे पर रखना चाहिए। अच्छी तरह सूखे और संग्रहित लहसुन को 3 से 6 महीने के लिए भंडारित किया जा सकता है। तो प्याज और लहसुन के उत्पादन को लेकर और भंडारण को लेकर कुछ खास बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं और जानते हैं कि धान की कटाई व मंडाई एवं भंडारण के साथ साथ कौन सी सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, समय बहुत नज़दीक आने वाला है जब हम कटाई की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे समय में किसान भाई किस तरीके से, पहले बात तो ये बताइए कि किस प्रकार से समझें कि हमारी जो फसल है वो बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। जी, वैसे तो किसान भाई समझते हैं कि धान की फसल कब पकती है, जब दानों का रंग सुनहरा हो जाए, यानी 80-85% दानों का रंग सुनहरा या पीला हो जाए, तब धान पका हुआ माना जाता है। और अगर इस समय की बात करें तो जो आपकी कम अवधि वाली किस्में थी, जल्दी पकने वाली किस्में थी, उनकी कटाई का जो कार्य है वो आरंभ हो चुका है। कुछ किसान भाई कर भी चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं जी। हाँ, जो दीर्घावधि या लंबी अवधि वाली किस्में हैं वो अभी जो है वो दाने में दूध भर रहा है उनके, और कुछ समय बाद वो पकने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और परेशानी इस समय आ रही है, खास करके उत्तरी भारत में जी। कि बरसात हो गई है जी। कहीं कहीं पे खेतों में पानी भरा हुआ है, फसल हमारी गिर चुकी है और उसमें काफी नुकसान होने की संभावना है। जी। इस तरह के नुकसान में जो खास करके जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है दाने की, वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। बाद में जब आप मिलिंग करेंगे, जब उसको कुटवाएंगे, चावल बनाएंगे आप, तब आपको रिकवरी उसमें चावल की कम मिलेगी। साथ ही साथ इस तरह के दाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है। और दूसरी तरफ पैदावार का नुकसान तो है ही, समय से पहले आपकी फसल गिर गई, जिन दानों को भरना चाहिए था, वजन बढ़ना चाहिए था, वो सब नहीं हो पाएगा। तो इस समय यही स्थिति है धान की फसल की। तो धान की जो कटाई करनी है उसको कैसे आप ध्यान रख सकते हैं और किन प्रकार से कटाई के तरीके को आगे बढ़ना है, कटाई के उपरांत जो कार्य होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको भी हम समझेंगे। बहरहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। अधिक उपज और गुणवत्ता के लिए फसल को सही समय पर काटना जरूरी होता है।
कटाई का उचित समय वातावरण, उन्नत किस्मों, सस्य क्रियाओं और वृद्धि पर निर्भर करता है। बालियां निकालने के लगभग 1 महीने बाद सभी किस्में पक जाती हैं। धान की कटाई के लिए दानों में जब 20% नमी हो, वो समय कटाई के लिए उपयुक्त होता है। नमी के स्तर का मतलब धान या चावल में मौजूद पानी की मात्रा होती है, जो प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। अधिक नमी होने पर चावल की उपज कम हो जाती है। साथ ही अपरिपक्व, टूटे या निम्न गुणवत्ता वाले दानों की संख्या बढ़ जाती है। धान का रंग पीला होना भी परिपक्वता परिलक्षित करता है। कटाई 80 से 85% बालियों में 80% दाने पक जाने पर ही करना फायदेमंद रहता है। धान की कटाई के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना जरूरी होता है, जिससे उपज का नुकसान ना हो और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। धान की कटाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में अधिक पानी या नमी ना हो। अगर बारिश के कारण खेत में पानी भर गया हो तो कटाई से 7 से 10 दिन पहले पानी निकाल देना चाहिए, जिससे मशीन से कटाई आसानी से हो सके। अगर धान की कटाई देर से की जाए तो फसल जमीन पर गिर सकती है। असमय बारिश से धान की बालियां झड़कर खेतों में गिर जाती हैं और उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए सूखे मौसम में ही धान की कटाई सुनिश्चित करें। कटाई के बाद किस्मों के अनुसार धान को अलग अलग रखना चाहिए, जिससे मिश्रण ना हो और उसकी शुद्धता बनी रहे। धान की कटाई को लेकर कुछ खास बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमें समझने की कोशिश की है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, हमने रिपोर्ट में देखा कि नमी का एक गणित समझाया गया कि इस नमी के गणित के तहत ही हमें कटाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम बात करें, जैसे आपने भी जिक्र किया कि उत्तर भारत के कुछ कई हिस्सों में बरसात भी हो गई है, ऐसे क्षेत्रों के लिए कटाई का जो नमी वाला गणित है, इसको कैसे किसान भाई सुलझाएं और किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्योंकि नमी मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है। बरसात हो गई है तो समय से ज़्यादा पानी रुका भी हुआ है और फसल को नुकसान भी हो रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, धान के दानों में खास करके जिन क्षेत्रों में बरसात हुई है, अगर वो पक गए हैं, कई बार पकने की स्थिति में भी उनमें नमी प्रतिशत ज़्यादा हो सकता है और आपको मजबूरन वो काटना पड़ सकता है। तो आप नमी के ऊपर ज़्यादा ना जाएं। अगर आपके हिसाब से दाने आप हाथ में लें और उसको दबाएं, जोर से दबाएं। अगर उसमें दूध नहीं आ रहा है और दाने बिल्कुल पक्का हो चुका है, या आप दांतों के बीच 2-3 दानों को चबाएं। अगर कट कट की आवाज़ आती है, समझ लीजिए आपकी फसल पक चुकी है। लेकिन इस तरह की फसल अगर आपकी गिरी हुई है तो तुरंत मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों को कि जितने हिस्से में आपकी फसल गिरी हुई है, उतने हिस्से की आप बालियों को काट के, कम से कम बालियां काट लीजिए, बालियां काट के अलग रख लीजिए और उनको कोशिश करें छायादार स्थान पर ले जाएं, खलिहान में ले जाएं और फिर उनको आप सुखा लें। उसके बाद उसकी गहाई कर लें, सफाई कर लें, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे। लेकिन जो बालियां या जो फसल आप धान की काटेंगे, उसको बहुत सुरक्षा के साथ आपको रखना है ताकि इसमें और नमी ना आ पाए। इसके लिए आप, जैसे आपने धान की फसल काट ली, हसिया से काटी मान लीजिए या रीपर से काटी, तो फिर इसको किसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहाँ पे ढका हुआ हो, आपका खलिहान हो, या फिर उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की पन्नी, मोटी पन्नी या कोई और कपड़ा हो कोई मजबूत, वो बिछा दें जिससे उसमें नमी ना आए। फिर अगर धूप निकलती है तो समय समय पर उसको अदलते बदलते रहें, जिससे कि आपकी धान की फसल का जो लाख है, जिसमें दाना और भूसा या पराली शामिल है, वो अच्छी तरह से सूख जाए। फिर इसकी आप गहाई करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नमी पे आपने धान काट लिया और फिर सीधे आप उसकी गहाई या थ्रेशिंग के लिए मशीन पे जाते हैं तो दाना टूटता है, उससे नुकसान होता है। तो ये सब बातें हैं, इन पे आगे भी हम चर्चा करेंगे जी, और इसका आपको ध्यान रखना है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि नमी की जो गणित है, उस गणित को किसान भाई इस तरीके से समझ के चलेंगे, जिन क्षेत्रों में बरसात हुई है तो अपनी फसल सही तरीके से आप कटाई कर सकेंगे। बहरहाल एक दर्शक हैं फोन लाइन के जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, सवाल पूछिए। सर, ये जानना चाह रहे थे प्याज के बारे में जी, कि प्याज की
नर्सरी कब तैयार करनी चाहिए और लगभग किस महीने में हमें नर्सरी की तैयारी करनी चाहिए और तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये भी बताएं। जी विपिन जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। रुक कर लेते हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी का। डॉक्टर राजेश कुमार जी, कब ये तैयारी शुरू करें जी। और कैसे कैसे इनको आगे बढ़ना है? प्याज आपको अगर रबी प्याज लगाना है तो उसके पहले तो सबसे पहले तो आपको नर्सरी तैयार करनी है, जो कि 15 अक्टूबर से नर्सरी का समय होता है। और नर्सरी तैयार करने के लिए ऊंची हुई बेड बनाएं, जो कि जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। और नर्सरी के लिए अगर आपने चुनाव कर लिया, जैसे एग्रीफाउंड लाइट रेड है, NHRDF रेड है, NHRDF रेड 2 है, 3 है, 4 है, भीमा किरण है, भीमा शक्ति है, भीमा श्वेता, इस प्रजाति को, किसी भी प्रजाति को आप ले सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी ये प्रजातियां चलती हैं। नर्सरी डालने के लिए आप देखेंगे कि मतलब कि लाइन सोइंग करना जरूरी होता है, क्योंकि किसान भाई मैं देखता हूं अक्सर कि वो छिटकुआ विधि से नर्सरी डाल देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ जब डिजीज आती है तो उसमें जो है ड्रेंचिंग करना, दवा का छिड़काव करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप जो है नर्सरी कभी भी लाइन सोइंग करें। लाइन में लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 1 स्क्वायर मीटर में आप 3 से 4 ग्राम सीड ही डालें, नहीं तो सीड ज़्यादा हो जाता है तो नर्सरी की ग्रोथ बहुत पतली और लंकी हो जाती है। अगर मेन फील्ड में आप उखाड़ करके जब ले जाते हैं लगाने के लिए तो वहाँ पर मोर्टिलिटी मतलब मरता ज़्यादा है वो। तो इस तरह से अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो नर्सरी 15 अक्टूबर के आप डालेंगे तो रबी में जो नर्सरी होती है वो 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। बढ़िया लगाने लायक मजबूत नर्सरी होती है। और फिर ले जा करके आप मेन फील्ड में जब तैयारी करते हैं आप वहाँ पर 2 से 3 बार जुताई कर लें और उसमें जो भी संतुति है खाद की उसमें 100-50-50 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और कम से कम 20 टन गोबर की खाद अगर डाल देते हैं और लास्ट में जब इसको मिला देते हैं फिर उसके बाद क्यारियों में उसको बांट लेते हैं। क्यारी में बांटने के बाद जब पौध को नर्सरी से उखाड़ कर ले जाते हैं तो लगाने से पहले उसका एक बार ट्रीटमेंट करें। जैसे बाबिस्टीन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना ले, 5 से 7 लीटर, 5 से 7 ग्राम वो भी डालें और फिर उसमें 5 से 10 मिनट के लिए नर्सरी को पूरी डुबा दें, जिससे कि कोई नर्सरी में डिजीज अगर लगी हो, फंगल हो चाहे कोई इंसेक्ट हो, जिससे कि वहीं पर उसको हट जाए। और फिर उसके बाद 15 से 10 सेंटीमीटर पे वहाँ क्यारियों में बना करके 15 से 10 के स्पेसिंग पे अगर आप लगा देते हैं तो 1 हेक्टेयर में 6,66,666 पौधे आते हैं। अगर इसको आप मेंटेन, इसमें मोर्टिलिटी नहीं होती है और अच्छी वेराइटी आप लेते हैं तो 350 से 400 कुंटल पर हेक्टेयर आपको प्याज मिलनी ही है। तो इस तरह से अगर आप प्याज लगाते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और इस तरह से आप मार्केट में ले जाएंगे तो आपके बल्ब की जो उसकी गुणवत्ता है अच्छी रहेगी तो आपका मार्केट में उसका रेट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जी, तो इस प्रकार से विपिन जी आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के बाद, नर्सरी लगाने के बाद जब आप खेत में अपने बीजों को स्थापित करेंगे तो किस प्रकार से आपको बढ़ना है, ये भी डॉक्टर राजेश कुमार जी ने आपको बेहतर तरीके से बताया है। फिलहाल जानकारी के सिलसिले को और विस्तार देंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, आपने ये तो बताया कि कटाई करने का समय किस प्रकार से होना चाहिए, पहचान क्या है। अब बात करते हैं कटाई करने के तौर तरीकों को लेकर। प्रमुख तरीके से जो हमारे पारंपरिक तरीके थे वो आज के समय में कितने उचित हैं और कौन कौन से तरीकों को अपनाकर हम कटाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये बात बताइएगा कि जो हम कटाई करनी है उसकी जो बालियों की लंबाई होनी चाहिए वो कहाँ से जड़ से करनी है, कितने सेंटीमीटर उचित रहता है, किस प्रकार से इसके गणित को समझा जाए। जी बिल्कुल।
कटाई मोटे तौर पे हमारे देश में हसिया द्वारा की जाती है, हाथ से कटाई की जाती है धान की ज़्यादातर क्षेत्रों में। लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों से कुछ क्षेत्रों में ये कटाई कंबाइन मशीन से भी की जा रही है जी। इसके अलावा कहीं कहीं पर रीपर मशीन होती है, एक रीपर किसान भाई जानते होंगे, रीपर बाइंडर भी होती है और एक खाली रीपर होता है, इससे भी कटाई की जाती है। इनमें अंतर यह है कि कटाई करने के बाद अगर हाथ से हमने कटाई की है या रीपर से हमने कटाई की है तो फिर हमें इसकी गहाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम कंबाइन का प्रयोग करते हैं, जैसा किसान भाई जानते हैं, तो उसमें एक ही बार में कटाई भी हो जाती है, गहाई भी हो जाती है और सफाई भी हो जाती है। अब दिक्कत यह है कि अगर हम कंबाइन से कटाई करते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें हमारा धन भी बचता है, श्रम भी बचता है और एक तरह से समय, ये सब चीज़ों की बचत होती है और जल्दी से काम हो जाता है जी। इसमें एक छोटी सी दिक्कत यह आती है कि हमारा भूसा या पराली का बहुत बड़ा हिस्सा खेत में ही छूट जाता है। दूसरी तरफ अगर हम हाथ से कटाई की बात करें या रीपर से कटाई की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो पराली है वो किसानों को मिल जाती है और थ्रेशिंग के बाद बड़े आराम से उस पराली का वो अपने जो अलग उपयोग हैं उसमें उपयोग कर लेते हैं। जी डॉक्टर दिनेश जी, मैं आपको रुकना चाहूँगा, एक दर्शक हैं फोन लाइन के जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेता हूँ फिर लौटता हूँ आपके पास। कमलेश कुमार हैं बक्सर बिहार से। कमलेश जी सवाल पूछिए। कमलेश जी सवाल पूछिए। हाँ सर जी मेरा सवाल ये है कि का जो है उसमें इतना खरपतवार हो जा रहा है, जैसे घुमरैया है, सकरी पत्ती तो मतलब कि खत्म हो जाता है, लेकिन चौड़ी पत्ती से घुमरैया आ जाता है, वो दवा पीने के बाद भी नहीं जाता और इससे उत्पादन बहुत कम हो रहा है। और हमारे बक्सर जिले में प्याज का लगाव बहुत कम कर दिए खरपतवार के चलते। कोई ऐसा है दवा जिससे बताइए कि पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों ही साफ खत्म ताकि उसका उत्पादन अच्छा हो। जी कमलेश जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सवाल को डॉक्टर राजेश जी से ले लेते हैं। डॉक्टर राजेश जी, इनकी प्याज की फसल है और खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। बक्सर में किस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता ले सकते हैं और साथ ही साथ किसी कीट का प्रकोप भी बता रहे हैं कि चौड़ी पत्ती इस प्रकार का कोई परेशानी कर रहा है। कमलेश जी, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, क्योंकि प्याज एक सघन तरीके से लगाई जाती है और उसमें अगर जो है खरपतवार आता है तो बड़ी दिक्कत होती है। लेबर ज़्यादा लगते हैं, श्रमिक ज़्यादा लगते हैं, जिससे कि जो इनपुट होता है, जो कि आपका पैसा लग रहा है, वो ज़्यादा लग जाता है। तो मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिसको कि आप अगर अपना लेते हैं तो हमको लगता है कि आपकी समस्या थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। इसमें जब आप प्याज लगाते हैं, जैसे 15 अक्टूबर के बाद नर्सरी जो पड़ती है, फिर दिसंबर में उसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है, तो जब प्याज की आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो उसमें एक इरिगेशन आप देते हैं, लाइट इरिगेशन देते हैं। 2 दिन के बाद उसमें बहुत ही बढ़िया नमी बनी रहती है जिसमें कि आप जा सकते हैं आराम से। तो एक ऑक्सीफ्लोरोफेन नाम की दवा आती है जिसका कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके अगर उस पर छिड़क देते हैं पूरे क्रॉप पे, तो जमीन पर एक लेयर बनती है जिससे कि जो खरपतवार आना होता है वो नहीं आता है। तो इस तरह से अगर 2 से 3 दिन के बाद अगर इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपको खरपतवार से निदान मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इस छिड़काव को आप नहीं कर पाते हैं तो 22 से 27 दिन के बीच में जो आपके प्याज में खरपतवार उगना शुरू हो जाता, मतलब आ जाता, आपको लगता है कि अब निदाई गुड़ाई करनी चाहिए, तो उस दौरान आप जो है 2 केमिकल है, इसको आप जो है मिक्स कर करके, एक तो ऑक्सीफ्लोरोफेन है जो कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप छिड़क सकते हैं, और टर्गा सुपर एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूजोल फाफिथाइल, जिसका कि 2 ml आप ले लेते हैं और दोनों को मिक्स कर करके अगर आप उसमें छिड़काव कर देते हैं तो जो घास उसमें आई हुई रहती है वो वहां से मर जाती है, और जो घास आनी होती है ऑक्सीफ्लोरोफेन उसको चेक कर देता है। उसमें थोड़ा सा सेटबैक जो होता है प्याज को लगता है, तो आप उसके बाद जो है 2 से 3 दिन के बाद अगर उसमें जो है आप 19-19-19 एक NPK आता है जो कि पानी में घुलनशील होता है, अगर उसको 5 से 7 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो प्याज आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से खड़ी हो जाती है और जो घास होता है उसको वो वहां से खत्म हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप इन दोनों केमिकल का स्प्रे करते हैं, एक तो लगाने के तुरंत बाद, दूसरा 25 से 27 दिन के बाद, खरपतवार से निजात मिल सकता है। जी, एक दर्शक इनका रुख कर लेते हैं। नंसरूप बाराबंकी मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नंसरूप जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी नंसरूप जी सवाल पूछिए।
हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि धान की कटाई करने के लिए धान में कितनी नमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा पड़ जाता है तो धान खेतों में बिखरने लगता है। दूसरी चीज, हमें जो उसका भंडारण करना है तो उसको किस हिसाब से करना है, जिसे कितनी नमी होनी चाहिए, कितना सुखाना चाहिए, जिसे भंडारण करें तो सुरक्षित रहे पूरे साल के लिए। जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, इस सवाल के साथ जो हम बात अधूरी रह गई थी, जी। वो कंपाइन वाली बात, और साथ ही साथ एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहूंगा। कई बार ये भी हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम कंपाइन से कटाई करवा रहे हैं या फिर प्राकृतिक तौर पर हाथ से हम हंसिया से कटाई करते हैं, तो उसके बाद जो दाना निकलता है धान का, उस धान की गुणवत्ता में भी क्या फर्क देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, पहले तो नमी की बात करते हैं कि कटाई के समय धान में क्या नमी होनी चाहिए। तो ये मोटे तौर पे 20-21% की नमी धान में होती है। लेकिन किसान भाइयों के पास कोई यंत्र नहीं होता, कोई मशीन नहीं होती जिससे कि वो उसकी नमी की जानकारी ले पाए। इसके लिए अंदाजे से, जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादातर दानों का रंग जब पीला हो जाए, कटकट की आवाज़ मुंह से आए और दबाने पे दाना ना दबे, तो ये खास पहचान होती है। और ज़्यादातर बालियों का रंग सुनहरा हो चुका हो, जी। तो ऐसे माना जा सकता है कि धान हमारा पक चुका है। दूसरा, जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो थ्रेशिंग करते समय इसमें 14 से 15% के आसपास नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो थ्रेशिंग में दिक्कत आएगी, मशीन जो थ्रेशर होता है उसमें समस्या आ सकती है। यहाँ तक कि कंबाइन से भी अगर हम कटाई कर रहे हैं तो दाने की गुणवत्ता पे असर आ सकता है अगर आपकी अधिक नमी है उसमें। तीसरा, इन्होंने पूछा जो भंडारण के समय नमी किस तरह की होनी चाहिए, तो भंडारण के समय नमी हमारी 12 से 13% के आसपास होनी चाहिए। एक और किसान भाई अक्सर सवाल पूछते हैं कि भाई दाने की जब हम कुटाई करते हैं, जब हम उसकी मिलिंग करते हैं तब कितनी नमी होनी चाहिए। तब आइडियली 13% नमी होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी धान के चावल की आती है। एक और बात ये पूछ रहे थे कि भाई अच्छा भंडारण करना है तो उसके लिए सुखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे नमी की आपने बात की, अगर गीले धान को आप भंडारित करते हो किसी भी संरचना में, जो भी आपके घर पे है, कोठी हो, कुटला हो, गोदाम हो, कमरा हो, वहाँ पे जो है वो जब हम इसका स्टोर करते हैं, अगर ज़्यादा नमी होती है तो वो दाना हमारा सड़ने लगता है, कीट बीमारी उसमें ज़्यादा आते हैं और गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है। जी। तो सही नमी 12 से 13% पे स्टोर करें, सूखा धान हो हमारा, और ऐसी जगह पे उसका भंडारण करें जहाँ पे हवा का आवागमन हो अच्छे से, और उसमें पहले से जो कीड़े, बीमारी और समस्याएं हों उन सब की साफ सफाई जरूर करना। एक और बात थी कंबाइन की और आपके हाथ से काटने की, तो निश्चित तौर पे अगर हाथ से कटाई की जाती है और पिटाई की जाती है तो इसमें खर्चा किसानों का ज़्यादा आता है। इसलिए किसान इसको धीरे धीरे, खास करके जो बड़े क्षेत्र में धान को लेते हैं, लंबी खेती होती है, बड़े किसान, मध्यम किसान, वो आजकल कंबाइन का प्रयोग कर रहे हैं और ये लाभकारी भी है, क्योंकि आजकल श्रमिकों की जो उपलब्धता है वो खेती बाड़ी में काफ़ी कम हो गई है। बिल्कुल। तो जहाँ छोटे किसान है वहाँ हंसिया से भी आप कटाई कर सकते हैं। नहीं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, ये सवाल रह गया कि जो दाने होते हैं, क्या उनकी गुणवत्ता में फर्क आता है अगर हम प्राकृतिक तौर पर करते हैं या कंबाइन के तौर पर करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आता। शर्त यही है कि आप सही नमी पे उसकी कटाई और सही नमी पे अगर गहाई करें, आपका जो काटने का तरीका, चाहे आप हाथ से काटें या कंबाइन से गहाई करें, गुणवत्ता पर कोई असर इसका नहीं आता। जी, एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें उनका सवाल प्राप्त हुआ है। शक्ति सिंह तोमर हैं, जनपद बिजनौर से। उनका सवाल है कि मैंने 1 हेक्टेयर में 64-44 धान लगाया है, जो आधा पक गया है और आधे में बाली निकल रही है। इस स्थिति में मैं क्या करूँ? आधा पक गया है और एक ही खेत है आपका। जी। देखिए, कई बार ऐसा होता है किसान भाई संकर धान का बीज दूसरे साल में प्रयोग कर लेते हैं। ये जो 64-44 है, ये एक संकर प्रजाति है। धोखा हो जाता है किसानों के साथ, उन्हें जानकारी नहीं होती। अन्यथा अगर आपने शुद्ध बीज का प्रयोग किया है, ये एक संकर किस्म है, तो ये एक साथ पकना चाहिए। जी। दो अलग अलग तरह का इसलिए पक रहा है, आपके साथ समस्या आ रही है। कुछ बाली आपकी पक गई होंगी और कुछ अभी आपकी हरी होंगी, तो इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब आपको लगे कि ज्यादातर बालियां आपकी पक चुकी हैं, थोड़ी बहुत कच्ची होंगी, छोड़ देना, उस समय आप कटाई कर सकते हैं। अगर संभव हो तो उस समय आप हरी बालियों को, जिनमें दाने जो हैं कमज़ोर हों, हरे हों, उनको आप छांट भी सकते हैं और अलग से आप उसकी गहाई कर सकते हैं। जी,
इसके साथ ही किसान भाई इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही कटाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। डॉक्टर राजेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी, हम देखते हैं लहसुन के क्षेत्र में चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश था, लेकिन बीते कुछ समय से भारत ने उसको टेक ओवर कर लिया है और बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन है, साथ साथ निर्यात भी हम कर रहे हैं। अब बात हम लहसुन की करते हैं। लहसुन के क्षेत्र में भी हमारे किसानों को और आगे बढ़ाना है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। अगर हम बात करें अभी रबी के मौसम को लेकर, अगर किसान भाई लहसुन की बुआई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से तैयारी करें? लहसुन के लिए देखिए सबसे अच्छा समय आ गया है। 15 अक्टूबर के बाद जो है खेत में बुआई का समय आ जाता है। इसके लिए अच्छी प्रजाति जो होती है आप चुनाव करें, जो कि NHRDF ने बहुत ही अच्छी प्रजाति डेवलप कर रखी है। डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक ने बहुत अच्छी प्रजाति डेवलप, जिसमें कि एग्री फाउंड पार्वती G41 है, यमुना सफ़ेद है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3 G282 जिसको बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश और इधर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है उत्तर प्रदेश में। यमुना सफ़ेद 4 है, यमुना सफ़ेद 5 है, यमुना सफ़ेद 8 है, यमुना सफ़ेद 9 है। 9 ऐसी प्रजाति है जो कि पर्पल कलर की होती है, जिसका कि मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। यमुना सफ़ेद 10 है और भीमा पर्पल जो कि ओनियन और गार्लिक रिसर्च जो पूना में है वो डेवलप किया है। भीमा पर्पल है, भीमा ओमकार है। तो इन प्रजाति में से 1, 2, 3, 4 जो भी किसान करना चाहता है इन प्रजाति को ले ले और 15 अक्टूबर के बाद जो खेत की तैयारी कर करके अगर उसमें जो है पहले तो 3 से 4 बार ट्रैक्टर से जुताई कर ले और उसमें 20 से 25 टन गोबर की खाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है FIM की, और उसके बाद जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 100, 50, 50 और 30 से 40 किलोग्राम सल्फर, क्योंकि जो ये प्याज और लहसुन होता है वो सल्फर का बहुत बड़ा मतलब पसंद करता है। सल्फर उसमें मात्रा ज़्यादा देने से उसमें ज़्यादा से अच्छे कंद, ठोस कंद बनते हैं। तो इस तरह से उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है उसमें से पूरी मात्रा जो है देते हैं। नाइट्रोजन की 50% मात्रा को नहीं देते हैं उस समय और बाकी अंतिम खेत तैयार करते समय मिला देते हैं और क्यारियों में उसको बांट लेते हैं। और अच्छी वेराइटी जो है 5 से 6 कुंटल जो होती है उसकी जो ऊपर की कली होती है जो कि 8 से 10 mm मोटी होती है उसको ले लेते हैं और उसको 7.5 से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर जब हम लगाते हैं तो इसकी 8 से 9 लाख कलियां जो है उसमें जो है लगती हैं। और इस तरह से अगर लगा देते हैं और उसमें पानी दे देते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग अच्छा होता है और धीरे धीरे जो है वो क्रॉप अच्छी होने लगती है और उसमें जो नाइट्रोजन बची रहती है उसको एक तो 30 दिन पे, एक तो 45 से 50 दिन पे अगर हम दे देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उत्पादन मिलता है लहसुन में। अगर इस तरह से किसान करता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, जिससे उसके आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों में सुधार होता है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से लहसुन के खेत में भी आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे लहसुन से जुड़ी हुई। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोनों विषय से जुड़े आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सीधा कार्यक्रम में जुड़कर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, हर साल बड़े बड़े कैंपेन हम लोग चलाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम कई बार विशेष कार्यक्रम भी करते हैं, किसान भाइयों को जागरूक करते हैं कि धान की कटाई के उपरांत जो पराली आपके खेत में बचती है उसका सही तरीके से, उचित तरीके से निस्तारण करें। लेकिन धान की कटाई शुरू नहीं होती उससे पहले पराली जलाने की खबरें सामने आती रहती हैं और दुनिया भर की जो समस्याएं हैं उसका सारा ठिकरा किसानों के सर पर डाल दिया जाता है। हम किसानों को कैसे चेताएं, कैसे समझाएं और ऐसे कौन कौन से तरीकों को अपनाएं जिससे किसान भाई ये समझ सकें कि पराली जलाना उचित समाधान नहीं है और ये कितनी बड़ी चुनौती है? निश्चित तौर पर पराली को नहीं जलाना है किसी भी हालत में। कहीं भी पराली या जो दूसरे हमारे फसल अवशेष होते हैं इनको नहीं जलाना है, क्योंकि इनमें पोषक तत्व होते हैं। ये भरपूर होते हैं पोषक तत्वों से, कार्बन से भरपूर होते हैं, जिसको हम वापस मिट्टी में मिला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। यानी खेत का माल खेत में, दाना तो हम काट के ले गए लेकिन जो भूसा बचा
अगर संभव हो तो उसको हमें खेत में ही मिला देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि काट छांट के पराली को खेत में मिला दें। आजकल मशीनें भी ऐसी आने लगी हैं जो बड़ी साफ बुआई कर देती हैं बाद में फसलों की, खास करके गेहूं की फसल की, मिट्टी में अंदर अवशेषों को मिला देती है और फिर वो बुआई भी हो जाती है। दूसरा, हमारी जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है उसमें बड़ी आसानी से इसमें सीधे बिना जुताई के बुआई की जा सकती है, अवशेष काटे जा सकते हैं मशीन से। जो मशीन आ रही है आजकल, सरकार भी उस पर छूट दे रही है, और उससे सीधे बिजाई की जा सकती है। अगर कुछ ना हो तो उसको इकट्ठा भी किया जा सकता है और किसान करते भी हैं। आजकल गौशालाओं की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है भूसे की, वहाँ इस भूसे को बेचा जा सकता है, अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। जरूरत यह है कि हमें मार्केट ढूंढना होगा, कहाँ हम इसका मार्केट ढूंढ लें। एक हमारा संस्थान का पूसा डिकम्पोजर है, उसका प्रयोग करके भी पराली को खेत में गलाया सड़ा जा सकता है। और सबसे आसान तरीका ये कि अब जाड़े आने वाले हैं, जो हमारी पराली होती है उसको जानवरों की बिछावन के रूप में प्रयोग करें। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा, दर्शक हैं पर उनका सवाल ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। कन्हैयालाल प्रजापति उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। कन्हैया जी, स्वागत है, आपका सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं ग्राम बालोदा नक्खा, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा। जी, सवाल पूछिए। कि हम लहसुन लगाना चाहते हैं तो कितना खाद वगैरह डालना चाहिए? और जी कन्हैया जी, आपके सवाल को हम समझ गए। डॉक्टर दिनेश जी, जी आपका सवाल हम समझ गए कन्हैया जी। जी, आपके सवाल को हम शामिल करें। दिनेश जी, पहले आप अपना सवाल जवाब पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, पराली का एक और अगला उपयोग है जिसमें जैसा कि मैं बता रहा था, जानवरों के नीचे बिछाली बना सकते हैं और एक तरह से कंपोस्ट खाद बहुत अच्छी बन सकती है ये। इसके अलावा आजकल बायोचार बनाया जा रहा है, बायोचार बना के वापस हम खेत में अपने डाल सकते हैं। साथ ही साथ इससे एनर्जी, इथेनॉल बन रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल उपयोग भी इसके आ गए हैं। कुल मिला के ये है कि इसको ना जलाया जाए किसी भी कीमत पे, और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये पीला सोना है हमारा, इसको हम खेत से बाहर ना जाने दें, ना जलने दें, और खेत का हो सके तो खेत का खेत में मिला दें या इसको पलवार के रूप में प्रयोग करें। जो मशीन आजकल आ रही हैं, बड़ी भारी भारी मशीनें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन मशीनों पे सरकारें छूट भी दे रही हैं। हैप्पी सीडर है और भी तमाम टर्बो सीडर है, इस तरह की मशीनें हैं। और जो भी जो हमारा रेजिड्यू मैनेजमेंट है, फसल अवशेषों का प्रबंधन से संबंधित जितनी भी मशीनें हैं, ज़्यादातर मशीनों पे आजकल सरकार छूट दे रही है। इनका आप प्रयोग करें और अपने रेजिड्यू का प्रबंधन करें और जलाएं ना इसको। जी, तो आप भी इस बात को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि जब पराली जलती है तो न केवल किसानों का नुकसान होता है, देश भर का नुकसान होता है और आपका आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि ये पराली नहीं है, इसको आप पीले सोने के रूप में देखिए, और इसका समाधान किस तरीके से, कितना मूल्यवान ये है, इसको भी आप जब समझेंगे तभी इसका समाधान आप कर पाएंगे। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। शिवराज यमुनानगर हरियाणा से हैं। शिवराज जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये मैं ये पूछना चाहता था जी कि लहसुन की कौन कौन सी किस्में हैं और मार्केट के अंदर कौन सी वैरायटी की डिमांड है? जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपसे सवाल लेते हैं। हमारे दो दर्शक थे, एक इनसे पहले जो कन्हैयालाल प्रजापति थे उज्जैन से, उनका सवाल था, और सागर इनका जो फोन अभी आया है ये शिवराज जी, गंगानगर। हाँ, इन दोनों जनों का यही सवाल है कि हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त लहसुन की किस्में कौन सी हैं और हम किस्में कहाँ से प्राप्त करें, और दूसरा ये भी पूछ रहे हैं कि बाजार में कौन सी किस्मों की मांग है। देखिए, सबसे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जब तक प्रजाति का चयन किसान नहीं करेगा तब तक उसको भरपूर उत्पादन नहीं मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि जो मध्य प्रदेश के लिए जो भी प्रजाति अनुमोदित की गई हैं, जैसे बहुत ही बढ़िया प्रजाति है यमुना सफ़ेद 3 G282, यमुना सफ़ेद 4 G323 और यमुना सफ़ेद पात G189 जो कि प्रोसेसिंग के लिए भी यूज की जाती है। और अभी जो प्रजाति जो रिसेंटली रिलीज हुई हैं, यमुना सफ़ेद 8, यमुना सफ़ेद 9 और यमुना सफ़ेद 10, तो इसमें से आप G282, G323 ले सकते हैं और वहाँ पर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कंद जो होता है एकदम चांदी की तरह चमकता हुआ होता है, और जो कलियां होती हैं बड़ी ठोस होती हैं और मजबूत होती हैं और बड़ी होती हैं। तो जब कलियां अच्छी होती हैं तो वो मार्केट में उसका डिमांड भी हो जाता है और देखने में वो आकर्षक और बहुत ही ठोस दिखता है। तो इन
2-3 प्रजातियों का चयन कर करके आप दोनों किसान भाई जो कि उज्जैन, क्योंकि उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है और ये राजस्थान में भी बहुत अच्छा लहसुन का उत्पादन आजकल हो रहा है, तो इन प्रजाति को NHRDF नेशनल हार्टिकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, ये नई दिल्ली में ही उसकी वो है, लेकिन कोटा में भी इसका सेंटर है और उज्जैन में भी इसका सेंटर है। तो आप वहाँ से संपर्क करके, अभी उसका समय 15 अक्टूबर के बाद लगाने का हो रहा है, तो अभी संपर्क करके इन प्रजातियों को ले लें क्योंकि बीज की उपलब्धता है वहाँ पे। और इसको आप अगर आप ले कर करके और मेन फील्ड में ले जा करके 10 × 7.5 सेंटीमीटर पे लगाते हैं और जो मैंने बताया अभी जो खाद की रिकमेंडेशन है दे कर करके, तो हमको पूरी उम्मीद है कि आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। और इस प्रोड्यूस को अगर आप जब बाजार में लेकर के जाएंगे तो आपका प्रोड्यूस महंगा भी बिकेगा और अच्छा भी बिकेगा, तो आपको धन का भी लाभ होगा और आप इससे जो है अपनी स्थिति को अच्छी कर सकेंगे। जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं इसके साथ। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, हमारे साथ एक व्हाट्सएप के जरिए सवाल हमें प्राप्त हुआ है। मोहन है हरियाणा से, इनका सवाल है कि 17-18 और 18-25 धान का बीज है, उसमें बारिश के कारण पानी भर गया है और हवा के कारण गिर गया है, तो उसके लिए क्या करूं? जी बिल्कुल, देखिए इस परिस्थिति में सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपकी फसल अगले 10-15 दिन में पकने वाली है तो सबसे पहले आप खेत से पानी निकाल दें। निश्चित तौर पे बालियां धान में निकल चुकी होंगी और जिस दिन बाली निकलती है उससे लगभग 30-35 दिन में धान पक जाता है। तो इस दशा में आपको सबसे पहले पानी बाहर निकालना है। दूसरे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जहां आपका धान गिरा हुआ है उतने हिस्सों को पहले आप काट के अलग कर लें और फिर उसको जो लाख आपने लिया है बालियां और भूसा या पराली सहित, उसको आप अच्छे से सुखाएं। सुखाने के बाद आजकल जो हमारे फ्लोर वगैरह हैं, ये जो हमारे खलियान हैं, उनमें आप ले जाके रख सकते हैं या कहीं और ढक के उसको रखें, उसको बदलते रहें लगातार। नमी, क्योंकि वो फिर गर्म हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उसमें हवा का आदान प्रदान रखें और जैसे ही वो सही स्थिति में आए सूखने की, तुरंत अपने थ्रेशर से उसकी जो है थ्रेशिंग कर लें। साथ ही साथ इसमें एक दिक्कत और आती है कि जो भाई कंबाइन मशीन का प्रयोग करना चाहते हैं तो उस खेत में तो बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तो अभी से आपको खेत से पानी निकाल देना चाहिए। धान को और पानी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि 15 दिन 12 दिन आखिर के बिना पानी के धान बहुत अच्छा रहता है। और इसमें इस दशा में आप सूखे खेत में कंबाइन चला सकते हैं। अगर आपकी फसल गिरी हुई है और खेत हमारा गीला है तब उसमें कंबाइन नहीं चल पाती। तो सही दशा का आप इंतजार करें, जो आपकी खड़ी फसल है उसमें फिर आप हाथ से कटाई करें या कंबाइन से करें, ये आपकी सुविधा के ऊपर निर्भर करेगा। जी, इसके साथ एक और दर्शक हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंकुश राजीव हैं, कासगंज उत्तर प्रदेश से। अंकुश जी, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार। नमस्कार। लेसन ये जो में और के लिए क्या करना चाहिए? जी, लहसुन को लेकर क्या सवाल है आपका, फिर से दोहराइए। मैं लहसुन की खेती करने कैसे कितनी उर्वरक पूछ रहे हैं। जी, लहसुन की खेती में उर्वरकों का प्रयोग के बारे में आप जानकारी चाहते हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। जी अंकुश जी, बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उर्वरक तो आजकल बहुत ज़रूरी है देना। पहले तो आप खेत जब तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि केमिकल फर्टिलाइजर का जितना कम उपयोग करें अच्छा है। आप उसमें FIM भरपूर मात्रा में डालें, 20 से 25 टन गोबर की खाद, या बर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास हो तो 5 से 7 टन वो भी डालें। तो लास्ट में जो 2-3 बार अगर जुताई कर लें तो लास्ट जुताई के समय इसको मिला लें। और जब आपकी क्रॉप उसमें मैंने ये भी बताया एक चीज़ कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सल्फर जरूरी होता है क्योंकि ये सल्फर ज़्यादा पसंद करती है क्रॉप। तो 100, 50 और 40 किलोग्राम सल्फर अगर डालते हैं तो सल्फर की पूरी मात्रा और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है आप उसी समय मिला दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा उसमें मिला दें। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मैंने एक बार फिर बताया कि 2 स्प्लिट डोजेज में देनी है। तो ये अगर फर्टिलाइजर का आप प्रयोग कर करके लहसुन को उगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, जब लहसुन आपकी 30 से 35 दिन की हो जाती है तो एक टॉप ड्रेसिंग उसमें जो यूरिया की आप 50% अलग किए हुए हैं उसकी टॉप ड्रेसिंग कर दें और फिर 55 से 60 दिन पे एक टॉप ड्रेसिंग कर दें। तो इस तरह से अगर आप खाद को देते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी उपज बहुत अच्छी होगी। और प्रजाति का सिलेक्शन में जो मैंने बताया अगर आप करते हैं तो आप इस तरह से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी, तो अंकुश जी, इस प्रकार से उर्वरकों का प्रबंधन आप करें और अपनी जो फसल है उसको सुरक्षित तौर पर अच्छा उत्पादन लेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, हम कई बार इस चर्चा के दौरान नमी का जिक्र किया कि 20% नमी होनी चाहिए, 15% नमी होनी चाहिए, 12% नमी होनी चाहिए। नमी को आंकने का पैरामीटर क्या है, किस तरीके से समझें कि नमी इतने प्रतिशत है, कैसे समझा जाए इसको? जी बिल्कुल, अब इसके लिए तो मॉइस्चर मीटर
मशीनें आती हैं जी, उसी से पता लगता है। लेकिन कई बार किसान भाई अपने अनुभव के आधार पर भी दाने के रंग में परिवर्तन देख के भी नमी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप बाज़ार से आजकल बहुत सस्ते सस्ते नमी मापक यंत्र आ रहे हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है, बड़ा आसान होता है। आपने 100 ग्राम दाना लिया और 100 ग्राम दाना ओवन में रख दिया, उस एक नियत समय के लिए नियत तापक्रम पे रखा जाता है उसको, फिर उसमें से पानी उड़ जाता है। फिर आप गणना करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि उस स्थिति पे क्या हमारा जो प्रतिशत था नमी का दाने में, उसका ज्ञान हम कर सकते हैं। हालांकि ये अनुभव पे ज़्यादा निर्भर करता है किसान भाइयों के, और ख़ास करके जब हम इसको फिर मिलिंग के लिए जाते हैं, कुटवाने जाते हैं चावल को, तब तो नमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर बहुत ज़्यादा सूखा हुआ धान हमारा है तो वो टूट जाता है, बहुत गीला धान है तो वो भी टूट जाता है। तो ऐसी दशा में कई बार ऐसा देखा गया कि वो पानी का छींटा मारते हैं दाने पे, जिससे कि नमी सही तरह से हो जाए। और एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, खास करके जहाँ पे आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं चावल बना के, उस दशा में आजकल यांत्रिक ड्रायर आ गए हैं, यानी जो सुखाने के यंत्र हैं वो आजकल बाजार में भी उपलब्ध है, और कोई किसान भाई, कुछ फैक्ट्री मिल मालिक उसका प्रयोग भी करते हैं। उसमें क्या होता है, समान रूप से आपके नमी रहेगी दाने में, यानी जब सुखाएंगे आप दाने को तब समान रूप से नमी रहेगी, सभी दानों में एक सी नमी रहेगी। अगर इस तरह के दानों की हम मिलिंग करते हैं तो उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है। और अगर हम मान लो अपनी मर्जी से धान हमने फैला दिया, और पहले हमने पन्नी डाली या कोई कपड़ा डाला या फर्श है हमारा उस पर धान फैला दिया, ढंग से उसमें हम नमी का स्तर नहीं रख पाते, तो वहाँ पे मशीनों का प्रयोग करके भी हम इस नमी को मेंटेन कर सकते हैं। जी, इसके साथ एक और दर्शक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र सिंह नेगी हैं हिमाचल प्रदेश से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे मंडी के अपर वैली में और कुल्लू मनाली में बहुत बढ़िया किस्म का लहसुन पैदा होता है, जिसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसानों की ये समस्या नहीं है कि वो इसको स्टोर कर सके जी। और सर इसको गुजरात के व्यापारी जो है वो 30, 35, 40 किलो के हिसाब से खरीदते हैं और 150 रुपए वहां पर जाकर के बेचते हैं तुरंत जी। लेकिन सर ऐसी कोई नेफेड या कोई ऐसी एजेंसी है जो इस लहसुन को की खरीद कर सके और किसानों को विश्वास हो कि वो इसकी बावक्त जो है पेमेंट मिल जाएगी, तो ये चीज जो है बहुत लाभ हमारे किसानों को करेगी। और करोड़ों रुपए का लहसुन जो है यहाँ पर होता है, क्योंकि ये बर्फानी क्षेत्र है ना जी, तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त खेती होती है जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, और किसानों के हित के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों की सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपके सवाल का जवाब अपने एक्सपर्ट से हम लेते हैं। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेश जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश जी, हमारे दर्शक थे
राजेंद्र सिंह नेगी, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। इनका सवाल था कि इनके क्षेत्र में बहुत अच्छे लहसुन की उत्पादन होती है, जी। लेकिन उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कुछ वहाँ व्यापारियों का गिरोह है जो 30 से 35 किलो खरीदता है और बाजार में अच्छा मूल्य लेता है। ऐसे किसानों के लिए क्या सलाह है, वो कहाँ बेचे, और क्या कोई सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी कमेटी है जिसको जाकर वो लहसुन को बेच सकें? और न केवल ये हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि देश के तमाम किसानों का भी ये सवाल होगा कि उचित मूल्य अपनी उपज का कैसे लें। देखिए, इसमें जो हिल्स पे, जो पर्वतों पे लहसुन लगाई जाती है, उसके एग्री फाउंड पार्वती है और एग्री फाउंड पार्वती 2 है, जो कि एक्सपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है इन प्रजाति का, क्योंकि इसका जो व्यास होता है 6 से 6.5 सेंटीमीटर का होता है और इसमें कलियां केवल 10 से 12 होती हैं। तो इसलिए ये किचन में प्रयोग करने के लिए सबसे बढ़िया मतलब लहसुन है, जो कि एग्री फाउंड पार्वती 2 है। CITH ने भी डेवलप किया है प्रजाति को, और जब इसका प्रोड्यूस बहुत ही अच्छा, इसका उत्पादन भी होता है। और ये कई एक्सपोर्टर जो हैं, जैसे कि मुंबई से करते हैं, चेन्नई से करते हैं, ऐसे कई एक्सपोर्टर हैं जो कि इन लहसुन को लेकर करके ज़्यादा से ज़्यादा बाहर विदेशों में जो है इसको भेजते हैं। नाफेड के थ्रू भी खरीदारी कर करके इसको बाहर निर्यात कराया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो है आप थोड़ा सा सर्च करें कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो मुंबई पोर्ट से जो है बाहर भेजते हैं लहसुन को अच्छे देशों में जहाँ की कीमत आपको ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर आप संपर्क कर करके उन लोगों से अपने लहसुन को जो है दे करके और वहाँ से एक्सपोर्ट करा करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। और NHRDF से आप अगर संपर्क करेंगे तो NHRDF भी लहसुन का निर्यात करवाता है, जैसे कि किसानों भाइयों से बताता है कि कैसे आप जो है अपने उत्पाद को बाहर देशों में भेजें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो आप NHRDF जो न्यू दिल्ली में संस्था है उससे संपर्क कर सकते हैं, और कई एक्सपोर्टर्स हैं उनसे आप संपर्क कर करके अपने प्रोड्यूस का अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं, और आपका लहसुन जब बाहर जाएगा तो आपको आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका रुख करता हूँ। दर्शक हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें उनका सवाल प्राप्त हुआ है। हमारा धान 17-18 है, उसकी कटाई किस समय पर की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो बार बार यही सवाल आ रहा है। और कटाई का, जैसे कि ज़्यादातर आपकी बालियाँ जब पीले रंग की हो जाएं, सुनहरे रंग की हो जाएं, 80, 85, 90%, और उनके अंदर भी, बाली के अंदर भी ज़्यादातर दाने पीले रंग के, सुनहरे रंग के हो जाएं, तो उसको पका हुआ मान लेना चाहिए। ये लंबी अवधि की किस्म है जो आपने बताई, 140-45 दिन लेगी ये आपको, और आपको यही पहचान रखनी है। लेकिन अगर आप कच्ची कटाई करते हैं तो कच्ची कटाई करने से क्या होगा, एक तो जो पैदावार है वो घट जाएगी आपकी, दूसरा जो गुणवत्ता है दाने की वो अच्छी नहीं रहती, इसमें स्टार्च का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता, साथ ही साथ उतनी अच्छी खुशबू भी नहीं आएगी अगर आप कच्चा धान काट लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आप पक्का धान काटें, ज़्यादा पक गया हो, तो उस तरह के दाने हमारे शैटरिंग हो जाती है, दाने नीचे गिर सकते हैं। और लंबे समय तक अगर पके हुए धान को हम रखते हैं और बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, कोई इस तरह की आपदा आ जाए, तो आपका धान ज़मीन पर लौट सकता है, गिर सकता है। तो सही समय पे, जैसी सही समय आए उसकी आप कटाई करें। और एक और ख़ास बात जो किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप कटाई का कार्य, घाई का कार्य या सुखाने का कार्य करते हैं इस फसल का, तो आप मौसम की पूर्वानुमान जो जानकारी है वो जरूर ले लें कि कल क्या होने वाला, कल क्या बारिश होगी, परसों क्या बारिश होगी, क्योंकि आज के समय में बारिश की बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। किसी को पता नहीं कल बारिश होगी या नहीं होगी, फिर भी अनुमान कई बार हमारे सटीक बैठते हैं और उसी के हिसाब से आप धान की कटाई, घाई और सुखाई का कार्य करें। जी, तो इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखकर ही कटाई करें। और जो बातें आपको शुरू से लेकर अब तक बताई गई हैं, बार बार ये आपको बताया जा रहा है कि कौन सी बातों को ध्यान में रखकर आपसे संकेत मिल सकता है कि आपकी फसल कटाई के लिए तैयार है। डॉक्टर राजेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश जी, अगर हम बात करें लहसुन और प्याज के भंडारण को लेकर, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम उसकी भंडारण कर सकते हैं और कितने लंबे समय के लिए भंडारण करना उचित होता है लहसुन और प्याज को? जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जब प्याज का उत्पादन ज़्यादा, कभी कभी आप देखते हैं कि प्याज का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खरीफ का अगर कोई प्याज उत्पादन करता है तो उसका प्रोड्यूस जो है नवंबर दिसंबर में आता है, तो उस समय प्याज का रेट ज़्यादा रहता है। तो किसान भाइयों को खरीफ जो प्याज का उत्पादन करता है उसको रेट सही मिल जाता है। लेकिन जो ये रबी मौसम में जो प्याज की जाती है, इसका प्रोड्यूस आता है मार्च अप्रैल में, उस समय प्याज बहुत ज़्यादा गलत अमाउंट में आता है। तो उस समय जो है प्याज का रेट 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये हो जाता है, तो किसान को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है।
अगर प्याज का भंडारण करना है तो अक्टूबर में जो नर्सरी डाली जाती है, दिसंबर में जो लगाई जाती है और जो खुदाई होती है, तो वो प्रजातिवार बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो कि स्टोर की जाती हैं। उसमें जो है NHRDF रेड 3 है, रेड 4 है, भीमा किरण है, इस तरह की प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। और जब ये 100 से 120 दिन में तैयार होने वाली फसल है तो 90 दिन के बाद अगर आप जब जाते हैं फील्ड में तो आप देखेंगे गर्दन के प्याज से प्याज गिरी हुई रहती है। तो उस समय जो है आपको जब 50% गिरना शुरू हो जाती है पत्तियां, तो आपको पानी बंद कर देना है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो भंडारण आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उस समय पानी बंद कर दीजिए और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद जब खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के बाद प्याज और लहसुन दोनों की बात कर रहा हूँ। लहसुन थोड़ा सा 140 से 50 दिन लेता है, तो उसमें भी यही होता है कि नेक उसका फॉलिंग होने लगता है। उस समय प्याज की खुदाई का सबसे बढ़िया और लहसुन की खुदाई का सबसे बढ़िया समय होता है। जब आप प्याज की खुदाई कर लें तो उसको सुखाना और पकाना बड़ा जरूरी है। मैं भंडारण की बात कर रहा हूँ कि उसके बाद सुखाना और पकाना बड़ा जरूरी होता है। तो प्याज को जब आप खुदाई कर लेते हैं तो विंडरो मेथड से 3 से 5 दिन खुदाई करने के बाद उन्हीं की पत्तियों से उसके गांठ को ऐसे ढकते जाते हैं ऐसे। तो क्या होता है कि उसमें स्किन पे कलर आता है और स्किन आता है 3 से 5 दिन में। जो पत्तियों में आपका न्यूट्रिएंट होता है वो नीचे आता है तो स्किन डेवलप होता है, और स्किन डेवलप होता है तो आप जानते हैं कि भंडारण में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से विंडरो सिस्टम में उसको सुखाई कर लेते हैं और फिर उसकी नेक की कटिंग 2 से 2.5 सेंटीमीटर नेक छोड़ करके कटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? अगर पास से कटिंग कर देंगे तो उसमें मॉइस्चर हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा तो उसमें इंसेक्ट का अटैक होता है तो प्याज सड़ने लगती है। तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर छोड़ करके उसको काटते हैं और उसको फिर से 5 से 7 दिन छाए में रख करके सुखाते हैं। और उसमें जो भी कटी प्याज हो, फटी हो, चाहे बोल्टर्स होते हैं जो कि सीड प्रोडक्शन के रूप में आ जाते हैं, उसको छटाई कर देते हैं और 4.5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर प्याज का हम चुनाव कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है सुखाने के बाद अगर ले जा करके भंडारण भी की कई कैपेसिटी का बनता है जी। तो संक्षिप्त में रखिएगा, समय समाप्ति करिए। हाँ बिल्कुल, वो लो कास्ट भंडारण जो आपके पास बांस बल्ली बम्बू है आप बना सकते हैं, जैसे कि 2 टन 10 टन 20 टन 25 टन का बना सकते हैं। और उसमें अगर हम भंडारण करते हैं तो चारों तरफ से हवा लगती है उसमें, और उसमें आप अगर भंडारण करते हैं तो प्याज को 6 से 7 महीने तक भंडारण कर सकते हैं। और उसमें केवल 20 से 25% आपको पूरा नुकसान होता है, बाकी आपका सब अच्छा रहता है। तो इस तरह से अगर प्याज और लहसुन का भंडारण, और लहसुन को जो कि वायर बांध कर के पुरानी पद्धति से उसको लटका दिया जाता है, या गनी बैग्स हैं या लीनो बैग्स। कुल मिलाकर बात कहने का तरीका ये है कि इस प्रकार से अगर भंडारण करेंगे तो किसान भाई सुरक्षित भंडारण कर पाएंगे और लंबे समय तक अपनी उपज का इस्तेमाल करेंगे, नुकसान कम होगा। जी। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया धन्यवाद और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिससे जुड़कर हम अपने मेहमानों से सवाल पूछेंगे, अपनी किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करेंगे, रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, साथ साथ रहेगा अनार की खेती करके कैसे किसान भाई अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोनों विषय जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है तो आपको पता है क्या करना है, आप हमें ईमेल करके अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही किसान भाई हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में देखिए गीता ज्ञान अमृतम। गीता ज्ञान अमृतम। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। क्यारेट में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।